नमस्कार दोस्तों। भाई छठी वीडियो है ये किसकी, एनसीईआरटी क्लास 10 की हिस्ट्री किताब चल रही है, चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पे बात करेंगे 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के बारे में। देखिए भाई, अगर आप बात करो तो रिवॉल्ट्स ऑफ द हमने पुअर देखा, हमने देखा कि भैया 1830s का टाइम, खासकर ये 1848 का जो साल था, ये गरीब लोगों के लिए बहुत बुरा था। बहुत से लोग गरीब थे, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, भूखे मर रहे थे। ठीक है भाई, और ये यूरोपियन कंट्रीज के लोग सड़कों पे उतर आए। 1848 में ये लोग सड़कों पे उतर आए, और 1848 में एक और रेवोल्यूशन चल रहा था जिसको एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड कर रही थी। 1848 में ये जो फरवरी वाले जो इवेंट थे, यहाँ पे जो मोनार्च था वो भाग गया। हमने देखा लुई फिलिप भाग गया। अभी जब लुई फिलिप भाग गया, उसके बाद जो नेशनल असेंबली है उसने बोला कि भाई यूनिवर्सल मेल सफरेज, मतलब कि 21 साल से जो भी ज्यादा का मेल है या जो 21 साल का मेल है वो वोट डाल सकता है। मतलब जेन्युइनली यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स हो रहे हैं। मोनार्क एक बार भाग गया है और एक मेल सफरेज के बेसिस पे रिपब्लिक बनाने की बात की जा रही है। लेकिन आप सोचिए ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, ये फ्रांस में हो रहा है। और फ्रांस के अलावा यूरोप में भी बहुत से हिस्से हैं जहां पे नेशन स्टेट्स नाम का कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फ्रांस में गरीबी इतनी ज्यादा हो गई कि लोग भी सड़कों पर उतर आए, और कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी वो तो अपने राइट्स के लिए लड़ी रही थी। कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली में भी एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, बट एक और तबका था, बहुत से तबके बन गए थे, सेग्रीगेशन ऑफ सोसाइटी हो गया था बड़े हैवी स्केल पे। तो ये जो फ्रांस में नेशनल असेंबली में ये बोला गया कि भाई एडल्ट सफरेज, 21 साल से ज्यादा का इंसान वोट डाल सकता है। ओके, ये सब बातें जब बोली गई, रिपब्लिक बनाया गया फ्रांस को, मोनार्च को एब्डिकेट कर दी अपनी थ्रोन, लुई फिलिप भाग गया। तो इन सब चीजों के बेसिस पे बाद में देखा जाएगा कि जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन, ये यहाँ के मेन और वुमेन क्या बोल रहे थे, यहाँ के मेन और वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास, ओके, ये क्या बोल रहे थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए विद नेशनल यूनिफिकेशन। जर्मनी, इटली, पोलिश, ऑस्ट्रो हंगेरियन, इन नेशनैलिटीज के या फिर कह लीजिए इन एथनिसिटी के जो लोग थे, और यहाँ पे आप एथनिसिटी उनके कल्चर, भाषा, किसी भी चीज के साथ जोड़ सकते हो। उन्होंने बोला कि हम अपने आप को मिला के एक देश बना देंगे, ये बात इन्होंने बोली। और उन्होंने एडवांटेज लिया एक ग्रोइंग अनपॉपुलर रेस्ट, ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट का। कहने का मतलब यह कि इस देश के लोगों ने भी बोला कि भाई जो पॉपुलर अनरेस्ट चल रहा है फ्रांस में, और ऑब्वियस सी बात है फ्रांस में चल रहा है, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स थे वो पूरे यूरोप में देखने को मिलते थे। फ्रांस एक ऐसी कंट्री जहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ और पूरे यूरोप में फैल गया। उसके बाद ये जो डेमोक्रेसी के आइडियल्स, नेशन स्टेट के आइडियल्स, रिपब्लिक के आइडियल्स, सबको सफरेज, सारे एडल्ट मेल्स को सफरेज मिलना, ये आइडियल्स ये बाकी देशों में फैलने लगे। और बाकी देशों में भी नेशन स्टेट बनाने की जो मांग है वो जोर पकड़ने लगी। एक कॉन्स्टिट्यूशन लाने की मांग, फ्रीडम ऑफ प्रेस की मांग, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की मांग, ये सारी मांगे यहाँ पे जोर पकड़ने लगी। ठीक है भाई, अगर आप जर्मनी के रीजन्स की बात करो तो यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, और इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस के जो मेंबर्स थे वो ज्यादातर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस थे, जो आर्टिस्ट वगैरह थे वो भी काफी यहाँ पे पैसे वाले हो गए थे, जिनका वर्क काफी बिका करता था। भाई उनकी भी आप कह सकते हो एग्जीबिशन लगा करती थी, डॉलरों में और फ्रैंक में उनकी, सॉरी डॉलरों में और यूरो में उनकी पेंटिंग्स बिका करती थी। तो भाई फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बहुत सारे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्पेरस आर्टिसंस मिले, और इन्होंने बोला कि भाई ये जो फ्रांस में हो रहा है कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि जैसे फ्रांस की नेशनल असेंबली है वैसे हम अपनी एक जर्मन नेशनल असेंबली बना रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे एक अति आ गई थी। 18 मई 1848 से पहले लगभग इस समय पे फ्रैंकफर्ट की सिटी में जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जर्मन आइडेंटिटी से रिलेटेड, उनके मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस मिले, और उन्होंने बोला हम अपनी एक जर्मन नेशनल असेंबली बना रहे हैं। और 18 मई 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव सामने आए। ये एक प्रोसेशन लेके चले, और ये कहां गए मिले, चर्च ऑफ सेंट पॉल में। इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को कन्वीन किया। चर्च ऑफ सेंट पॉल में ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिले, और इन्होंने बोला कि हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, मतलब जर्मनी की हम पार्लियामेंट है, और इन्होंने बोला कि हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट भी किया जिसमें बोला कि जर्मनी एक अलग नेशन होगा, और इस जर्मनी की जो हेड होगा वो एक मोनार्की होगा, लेकिन वो मोनार्क विल बी सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। मतलब वो मोनार्क जिस प्रकार से भी रूल करेगा उस रूल के लिए वो पार्लियामेंट को जवाबदेही होगी। और पार्लियामेंट कौन है, ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है,
मैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दबाना भूल गए हो तो दबा देना, चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब भी मौका मिलेगा आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, मैसेज से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए और मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए। तो भाई ये जो जर्मन नेशनल असेंबली बनी, बहुत सारे मिडिल क्लास बिजनेसमैन जाके उन्होंने फ्रैंकफर्ट की सिटी में अपनी असेंबली बनाई और 1848 को ये लोग फ्रैंकफर्ट के चर्च ऑफ सेंट पॉल में पहली बार मिले। तो उन्होंने क्या बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा जर्मन राष्ट्र उभर के आएगा जिसके हेड पे तो मोनार्क होगा, लेकिन वो मोनार्क रूल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। कहने का मतलब ये कि मोनार्की जो कुछ भी नियम डिसीजन लेगी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से डिस्कस करके लेगी। अब यहाँ पे बात यह है, पार्लियामेंट तो उन्होंने बना दी, मोनार्क कौन रहेगा? तो उस समय पे क्राउन कौन था? क्राउन था फ्रेडरिक विल्हेम IV, किंग ऑफ प्रशिया। किंग ऑफ प्रशिया फ्रेडरिक विल्हेम IV को जर्मनी की इस नई नवेली नेशनल असेंबली ने क्या बोला कि भाई आप एक काम करो, आप हमारे मोनार्क बन जाओ और हम आपकी पार्लियामेंट बन जाते हैं। मोनार्क फ्रेडरिक विल्हेम ने बोला कि तुम लोग एकदम से उठ के आए, अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए और मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा एम्परर बन जाऊं और तुम मेरी पार्लियामेंट बन जाओगे और मैं तुमसे सब कुछ पूछ के करूंगा। मुझे तुमसे सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। और किंग विल्हेम ने ये जो आइडिया था जर्मन नेशनल असेंबली का, इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, बात यहां पे ये है कि ऑब्वियस ही बात है एरिस्टोक्रेसी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जो किंग था आपका फ्रेडरिक विलियम, यही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब पार्लियामेंट क्या करे? ये जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ने मिलकर जो नई पार्लियामेंट बनाई थी और ये नया कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का बना रहे थे, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अभी राजा तो एक्सेप्टेबिलिटी ले नहीं रहा है और ना ही एरिस्टोक्रेसी एक्सेप्टेबिलिटी ले रही है। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो एलीट नोबल टाइप के लोग होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये जो लोग नेशनल असेंबली में बैठे थे ना, जर्मन नेशनल असेंबली जिन्होंने बनाई थी, अगर इनके पास मासेस का सपोर्ट होता तो काम बन जाता, लेकिन इनके पास मासेस का सपोर्ट नहीं था। बात ये थी कि जो नेशनल असेंबली बनी थी जिसको उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोला, इसमें ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे। इन मिडिल क्लास के लोग में प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, और ये जो बिजनेसमैन थे ना, ये छोटे मोटे वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड के प्रति उतने ज्यादा जागरूक नहीं थे, क्योंकि ये खुद बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन क्या कभी वर्कर के प्रति जागरूक होगा? नहीं होगा। और इस प्रकार के मूवमेंट्स को अगर आपको सक्सेसफुल कराना है, पूरे के पूरे एम्पायर को आपको गिराना है या उसको चैलेंज करना है, तो आपको मास मोबिलाइजेशन की जरूरत है। और मास मोबिलाइजेशन इस पार्लियामेंट में बैठे हुए जो मिडिल क्लास के लोग थे जर्मनी के, उनके पास नहीं था। इसलिए ऑब्वियस सी बात है उनके पास से सपोर्ट चला गया और जो फ्रेडरिक विल्हेम की जो सेना थी उन्होंने असेंबली को खदेड़ दिया और असेंबली डिसबैंड हो गई। मतलब ये जो असेंबली बनी तो बहुत पॉम्प से, लेकिन वो चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि मास सपोर्ट उसके पास था नहीं। और जो एम्परर था वो सपोर्ट करेगा नहीं। एम्परर क्यों सपोर्ट करेगा भाई? एम्परर आपको तब सपोर्ट करेगा जब एम्परर को डर लगेगा कि भाई लोग घुस के मेरे को मार देंगे। एम्परर को भी ये बात पता थी कि भाई ये तो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास मास सपोर्ट है नहीं। मास सपोर्ट होता तो एम्परर को भी इनके सामने झुकना पड़ता। फिर अब तक यहां पे देखोगे भाई, एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन। इस पूरे लिबरल मूवमेंट में अगर आप फ्रांस की भी बात करो तो जो एडल्ट सफरेज दिया गया था वो 21 साल से ज्यादा के एडल्ट मेल्स को दिया गया था। वुमेन को अभी भी कोई एडल्ट सफरेज नहीं दिया गया। इन सारे रेवोल्यूशंस में बहुत लंबे समय से वुमेन भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। वुमेन ने अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रखे थे, वुमेन ने अपने खुद के न्यूज़पेपर चला रखे थे, वुमेन भी पॉलिटिकल मीटिंग्स और डिमॉन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद भी वुमेन को किसी भी प्रकार का यहाँ पे सफरेज राइट नहीं दिए गए। ये जो असेंबली का इलेक्शन हुआ ना, यहाँ पे भी वुमेन को सफरेज राइट नहीं दिए गए। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन हुई सेंट पॉल के चर्च में, वहां पे वुमेन्स को केवल ऑब्जर्वर्स की तरह एडमिट किया गया। मतलब इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एक भी वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थी। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब 831 लोगों की मिली, तो जो पार्लियामेंट के मेंबर वो नीचे बैठे हैं और जो वुमेन्स हैं वो ऊपर बैठी हुई हैं। ओके, तो ये चीज यहां पे देखने को मिली है। अब आप बोलोगे कि ये तो देखिए वुमेन का फिगर यहां लगा हुआ है, तो ये वुमेन का फिगर जर्मनी राष्ट्र को, जर्मनी नेशन स्टेट को डिनोट कर रहा है। उसके बारे में भी आगे बताऊंगा कि भाई राष्ट्र के सिंबल्स उस समय पे किस तरीके से डिनोट किए जाते थे, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, यहां पे कुछ और चीजें देखते हैं। हाउ वॉज लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड? भाई एक लिबरल पॉलिटिशियन है कार्ल वेलकर, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई सेंट पॉल के चर्च में, यहाँ पे एक लिबरल पॉलिटिशियन कार्ल वेलकर क्या बोल रहे हैं, इनकी बात को सुनिए। नेचर हैज क्रिएटेड मैन एंड वुमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, मैन द स्ट्रॉन्गर द बोल्डर एंड द फ्रीयर ऑफ द टू। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि नेचर ने
मेन और वुमेन को दो अलग अलग काम करने के लिए बनाया है। अभी इनकी पहली लाइन से आप समझ जाओगे कि दकियानुसी ख्याल वाले पर्सन है। इनका ये बोलना है कि मैन को नेचर ने किस हिसाब से बनाया है, ताकतवर बनाया, बोल्ड बनाया है। मैन फ्रीयर है, यानी वुमेन के ऊपर कोई आंच आएगी, उसके खुद के ऊपर कोई आंच आएगी तो मैन बचाएगा। मैन को फैमिली का प्रोटेक्टर माना जाता है। मैन को बोला जाता है कि पब्लिक डोमेन में जो भी टास्क है वो मैन करेगा, प्रोडक्शन के टास्क मैन करेगा, डिफेंस के टास्क मैन करेगा। वहीं पे वुमेन शरीर से वीक है, कहीं ना कहीं टिमिड है, डिपेंडेंट है मैन पे, उसको मैन के प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो वुमेन का स्फीयर क्या है, उसका घर, बच्चों की सेवा, फैमिली को नर्चर करना, ये वुमेन का काम है। तो जब सेक्सेस में इतने डिफरेंसेस हैं तो भाई हम सेक्सेस को बराबरी कैसे दे दें, और अगर मेल सेक्स को फीमेल सेक्स के बराबर बराबरी दे दी तो हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाएगी, फैमिली की डिग्निटी चली जाएगी। इस प्रकार के दकियानूसी ख्यालात लिबरल पॉलिटिशियन कार्ल वेलकर यहाँ पे बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मिडिल क्लास आके बैठी थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, इसको आप ये नहीं बोल सकते कि जो सारे सेक्शंस थे वो वुमेन एम्पावरमेंट की फेवर में ही थे। कुछ लोग बहुत दकियानूसी बात कर रहे हैं, वो यहाँ के स्टेटमेंट्स देख के आपको पता ही चल रहा होगा। फिर एक और है लाउसे ऑटो पीटर्स 1819 टू 95, ये भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। इन्होंने एक वुमेन जनरल बनाई और एक फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, ठीक है। इनका जो न्यूज़पेपर था वो पहला एडिशन 21 अप्रैल 1849 को छपा, उसमें एक एडिटोरियल था। उस समय पे भी एडिटोरियल से देखते हैं एडिटोरियल्स क्या बोल रहे हैं। Let us ask how many men possessed by thoughts of living and dying for the sake of liberty would be prepared to fight for the freedom of the entire people of all human beings. When asked this question, they would too easily respond with a yes, though their uniting efforts are intended for the benefit of one half of the humanity, men. But liberty is indivisible. Free men therefore must not tolerate to be surrounded by the unfree. कहने का मतलब क्या है कि भाई देखिए, अगर यहाँ पे सब लोगों से पूछ दिया जाए कि लिबर्टी के लिए आपको लड़ना है, तो सब लोग बोलेंगे हाँ भाई हम लड़ने के लिए तैयार है। बट वो कौन से लोगों की लिबर्टी के लिए लड़ रहे हैं? वो आधी ह्यूमैनिटी की लिबर्टी के लिए लड़ रहे हैं, मतलब वो मेन की लिबर्टी के लिए लड़ रहे हैं। यानी कि जो सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर आप लाने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर आप उसको ले भी आते हो तो उसमें केवल मैन फ्री होगा, वुमेन फ्री नहीं होगी। और देखिए, कोई भी अगर यहाँ पे सच में फ्री मैन है, सच में आजाद मैन है, तो वो आजाद मैन कभी भी अपने चारों तरफ अनफ्री को नहीं रहने देगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई मैन सच में फ्री होना चाहिए चाहता है, सच में वो आजाद होना चाहता है, तो वो कभी भी वुमेन को गुलाम नहीं बनाएगा। और उस समय की सोसाइटी में जिस प्रकार की यहाँ पे दकियानूसी ख्यालात मिस्टर कार्ल वेलकर बता रहे थे, उससे तो यही पता चल रहा था कि वुमेन किसी भी प्रकार से फ्री नहीं है। फिर एक और एनोनिमस रीडर ने सेम न्यूज़पेपर में एक लेटर भेजा 25 जून 1850 को। यहाँ पे भी वुमेन एम्पावरमेंट के फेवर में ही बात की जा रही है, आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती? तो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी होती है अवेयरनेस ऑफ ह्यूमंस राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स। फेमिनिस्ट मतलब कि एक ऐसा पर्सन, और वो पर्सन जरूरी नहीं कि फीमेल हो, वो पर्सन एक मेल भी हो सकता है। तो एक फीमेल या एक मेल में वुमेन राइट्स से रिलेटेड अवेयरनेस है, वुमेन्स के इंटरेस्ट से रिलेटेड अवेयरनेस है, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की जाए तो उसको बोला जाता है फेमिनिज्म। ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे। जेंडर आप कह सकते हो जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट। आइडियोलॉजी की बात की जाए, आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी नाम का शब्द भी यहाँ कई बार आया और आगे आएगा। आइडियोलॉजी ये होती है कि भाई आपके सोचने का तरीका, और खासकर आइडियोलॉजी को पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी की फॉर्म में देखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये क्या है? ये इकोनॉमिक आइडियोलॉजी से, समझ गया बात को। इंडिया में लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये क्या है? माओइज्म, नक्सलिज्म, क्या है? ये सब आइडियोलॉजी से, ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे। अब आप देखो, जैसा कि हमने देखा कि यूरोप में दुनिया भर में नहीं, यूरोप भर में लिबरल मूवमेंट्स हो रहे थे। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके लिबरल मूवमेंट्स को दबा रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। 1848 में फ्रांस में जो लिबरल मूवमेंट उठा उसको किसी तरीके से दबाया गया, जर्मनी में उठा उसको किसी तरीके से दबाया गया। लेकिन यहाँ पे जो मोनार्क थे, जो राजा थे, उनको एक बात तो समझ में आ गई थी कि इस रेवोल्यूशन को हम लोग अनलिमिटेड समय तक दबा नहीं पाएंगे। तो इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ कंसेशंस दे दो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को। ये रेवोल्यूशनरीज जो अपने आप को लिबरल बोल के, नेशनलिस्ट बोल के लड़ रहे हैं, इनको अगर आप कुछ कंसेशंस दे दोगे, अगर आप इनको कुछ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे के शांत करा सकते हो, तो कम से कम ये बवाल तो खत्म हो जाएगा। कल की डेट में ये लोग रेवोल्यूशन करके हमें तो गुलिटीन ना कर दें। इसीलिए आप देखोगे ये 1848 के बाद सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बहुत सी मोनार्कीज ने कुछ चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। ये चेंजेस वेस्टर्न यूरोप में 1815 में ही हो रहे थे, फ्रांस वगैरह, और 1815 मतलब कि ये
आपकी वियना कांग्रेस की बात हो रही थी। ओके, कुछ ऐसे चेंजेस सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिले, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप वियना कांग्रेस की बात करो तो वियना कांग्रेस में सर्फडम को अबॉलिश कर दिया गया था, बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश कर दिया था। बट सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में अभी भी सर्फडम और बॉन्डेड लेबर अबॉलिश नहीं हुआ था। सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को रशिया में अबॉलिश किया गया, हैब्सबर्ग डोमिनियंस में अबॉलिश किया गया। हंगेरियंस को 1867 में हैब्सबर्ग रूलर ने थोड़ी और ऑटोनॉमी दी। कुल मिला के यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? कुल मिला के मतलब यह है कहने का कि भाई ये जो मोनार्कीज थी कंजर्वेटिव ऑर्डर वाली, इनको ये पता चलने लगा था कि भैया हमेशा दबा के काम नहीं बन पाएगा, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत लोकल लेवल पे ताकत देनी पड़ेगी। अगली वीडियो में हम लोग चालू करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली से।